हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 14 अक्टूबर एडिशन के बारे में। तो पूरा समराइज करूंगा। इसकी जो पीडीएफ है आपके सामने, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, नीचे उसका लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ और इवनिंग के आसपास या आफ्टर, मतलब लेट आफ्टरनून इसको बोलते हैं, उस टाइम के आसपास आपके पास ये वीडियो जनरली आ जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। एक डाउट था कमेंट सेक्शन के अंदर कि अपसर्च के कौन से कोर्सेज एमबीए फाइनेंस के लिए अच्छे हैं। तो मतलब ये बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा। एक, अगर आपको दो तीन कोर्स हैं, एक तो आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये तो आपको करना ही चाहिए अगर आप एमबीए इन फाइनेंस करते हैं। ये तो मतलब ये तो गिवन है कि आपको इतना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट का अगर आपको बेसिक पता है तो आपको फिर ये वाले कोर्सेज, मतलब इसमें जो स्टॉक मार्केट का मेन वाला कोर्स है बेसिक्स, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक कोर्स है यहाँ पर। बट अगर आपको नहीं पता है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते भी हैं, कुछ क्लियर भी नहीं है, तो भी अच्छा है। और मतलब अगर आप इनका वो वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत कम ही पड़ता है। एक्सेल में भी सेम बात है कि अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत आता है, तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा, मतलब कि आप प्रैक्टिस करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आता भी है, थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि अगर आप एक बार, इनका प्रीमियम है यहाँ पर, एक प्रीमियम ले लेते हैं और ये इसके ऊपर मतलब आपको कूपन में मिल जाएगा हंसराज 20, तो आपको 20% का डिस्काउंट है। तो फिर आप एक साल तक सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है इसका। बट यही चीज़ बाकी थी। और जो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला कोर्स है, ये तो मैं ऑलमोस्ट सबको ही रिकमेंड करूँगा, ये तो करना ही चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मंथली मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स हिट रिकॉर्ड 1 बिलियन इन सितंबर। तो ये क्या था आपकी, ये एक पीएलआई स्कीम चलती है। पीएलआई स्कीम होता है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसका होता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें होता क्या है कि आपको, जैसे आप कोई कंपनी है, इसी के एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी भी है, उसके हिसाब से आपको एक टारगेट मिलता है कि आपको इतना प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये किस किस सेक्टर के अंदर होता है, ये उस सेक्टर के अंदर होता है जहां पे प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। यानी कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत कह लो या फिर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कह लो, उन सबको बढ़ाना चाहती है। तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, एक इंसेंटिव रखती है। कुछ टैक्स बेनिफिट हो सकता है या कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा स्कीम टू स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बट पीएलआई स्कीम के अंदर अगर आप उतना प्रोड्यूस कर लेते हैं जितना गवर्नमेंट सेट करती है, तो आपको फिर एक बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर चलता है। तो उसके अंदर एयरटेल, एप्पल और सैमसंग का बहुत बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं इंडिया के अंदर। तो मतलब कई लोगों को ये अभी विश्वास नहीं होता कि एप्पल इंडिया के अंदर प्रोडक्शन भी करता है, बट बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करता है। और एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो एप्पल और सैमसंग 75 to 80% शेयर होल्ड करते हैं मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स के अंदर। और इसी के चलते मतलब ये तो 70-80% है। बाकी ये जो टोटल है, मतलब 100%, ये जो पूरा, ये 1 बिलियन का मार्क पहली बार क्रॉस कर गया है सितंबर मंथ के अंदर। अब ये सब फिगर जो होती हैं, आप सभी को पता है, मैंने बताया था, मंथ एंड होने के बाद ये सब ऐसी फिगर्स आने लग जाती हैं। तो उन्हीं में से एक फिगर आई है कि 1 बिलियन ये मार्क क्रॉस कर चुका है। अब मंथली मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टच्ड द 1 बिलियन मार्क ओवर 80 to 100 crore फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर। ये मैंने बता दिया। दे वर बूस्टेड बाय द गवर्नमेंट्स पीएलआई स्कीम, ये मैंने आपको बता दिया, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें एप्पल और सैमसंग सबसे बड़े प्लेयर्स इमर्ज करके आए हैं। इसके बाद देखें तो फिगर्स की बात करेंगे, डबल कर चुका है ये, 4.2 बिलियन पर पहुंच गया है ये। अब जो कंपैरिजन हुआ है, जो आपका पिछले साल से, या जो परसेंटेज है, वो पिछले साल के इसी पीरियड से, इसी साल के मतलब पिछले साल के मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके पीरियड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4.2 बिलियन पर पहुंच गया। तो ये चीज़ है। अब आगे चले तो यहाँ पर अच्छा, ये जो 1 बिलियन का मार्क है, ये तो आपके मंथली का है, सितंबर का। और ये जो डबल वाला पीरियड है कि 1.7 बिलियन से 4.2 बिलियन, डबल से भी ऊपर एक्चुअली, तो ये है आपके कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब अप्रैल टू सितंबर, H1 बोलते हैं। कल मैंने H1 आपको कैलेंडर ईयर का बताया था, जनवरी से लेकर अगस्त तक। अब अप्रैल टू सितंबर अगर आप H1 बोलते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर का H1 होता है। और बाय डिफॉल्ट अगर H1 कहीं पे लिखा हो तो उसका मतलब अप्रैल टू सितंबर ही होता है। आगे स्टार्ट करते हैं। टाटाज मुल, ये मुल का मैं मीनिंग बताऊंगा, एग्जिट फ्रॉम यूके स्टील बिज इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो मुल ऐसे कोई, क्योंकि इन्होंने कैपिटल वर्ड भी यूज किया है, एक्चुअली गलत है। तो मुल का मीनिंग होता है थिंकिंग और कंसिडरिंग, ये एक वर्ब है। मतलब टाटाज जो है अपने टाटा स्टील वाले बिजनेस को लेकर ये बात कर रहे हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं कि ये यूके स्टील बिज, बिज भी एक बजवर्ड है, इसका मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस यूके स्टील के बिजनेस से एग्जिट कर जाए, इसका ये कंसिडर कर रहे हैं, मल कर रहे हैं, वहाँ पर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ही
ये पूरा ऑब्वियसली जो टाटा स्टील का बिजनेस है या कोई भी है, अब ये चाहते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी पे धीरे धीरे करके शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ये जो कोर बिजनेस होते हैं, कोर बिजनेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जैसे आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ये जो व्हीकल प्रोडक्शन के हो गए, मतलब बड़े बड़े प्लांट्स, फैक्ट्री जिसमें लगता है, तो वो सब होते हैं, उनको कोर बिजनेस बोला जाता है। तो कोर बिजनेसेस जो हैं वो धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर। और टाटा स्टील जितनी जितनी बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है वो इस ट्रांजिशन वाले पीरियड को लीड करेगी। तो टाटा अपने इस ट्रांजिशन को यूके के अंदर भी करना चाहते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली बात है फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और टाटा ये चाहते हैं कि 1.5 बिलियन यूरोज का, डॉलर्स नहीं यूरोज का, या पाउंड होगा, एक्चुअली ये पाउंड होगा, ब्रिटिश पाउंड। तो 1.5 बिलियन पाउंड्स का सब्सिडी पैकेज इनको मिल जाए। इन्होंने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी वोकल हैं इसके लिए, काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, द हैज़ बीन वोकल अबाउट द नीड फॉर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बी वाइबल। तो इसके लिए काफ़ी वोकल भी है काफ़ी टाइम से, बट फिर भी उनको मिल नहीं रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड बाय लिज ट्रुस से। तो यहाँ पर उसके बावजूद भी नहीं मिल रही है। ये फंडिंग चाहिए इनको टू रिप्लेस द कार्बन इंटेंसिव ब्लास्ट फर्नेसेस विद इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। तो ये बेसिकली आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेस या इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए, और ये प्लांट एक ऑपरेशनल बनाने के लिए 1.5 बिलियन का ये चाहिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यूके स्टील बिजनेस को ही एग्जिट करने की बात करें अगर ये इनको नहीं मिलता है, और इसमें होगा क्या कि यूके का भी काफ़ी लॉस हो जाएगा। 8,000 जॉब्स उनके भी हाथ में है, क्योंकि यूके का बिजनेस है, तो यूके के लोग इन्होंने काफ़ी सारे अपॉइंट कर रखे हैं, तो वो वहाँ पर इन लाइन पर आ जाएगा। श्रीराम ग्लोबल ग्रुप लाइकली टू सबमिट ईओआई फॉर आईडीबीआई बैंक। ईओआई मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं स्टेट ओन्ड बैंक है। तो इसका क्या है कि गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट इसका प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अच्छा, उससे पहले ये जो जैसे बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट का या मर्जर्स एंड एक्विजिशन का जो भी प्रोसेस होता है या कुछ भी होता है, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा मैकेंजी का आर्टिकल है। ये है आपका एन इंडियन अप्रोच टू ग्लोबल एम एन ए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इंटरव्यू विद सीएफओ ऑफ टाटा स्टील। तो ये 2009 का एक इंटरव्यू हुआ है टाटा स्टील के सीएफओ के साथ, मैकेंजी ने क्वार्टरली अपनी उसमें निकाला था। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि मतलब कब कब इंडिया के बिजनेसेस जो है वो बाहर एंट्री करने का सोचते हैं और बाहर से एग्जिट करने का सोचते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। श्रीराम ग्रुप लाइकली टू सबमिट ईओआई फॉर आईडीबीआई बैंक। आप सभी समझ रहे हैं कि ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी श्रीराम ग्रुप जो है वो आईडीबीआई बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करना चाहती है उसके लिए बिडिंग लगा रहा है। आईडीबीआई बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है। गवर्नमेंट और एलआईसी मिलकर, एलआईसी भी गवर्नमेंट की है ऑलमोस्ट एंटिटी, अभी तो मतलब पब्लिक है बट गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा ओन करती है। तो वो दोनों मिलकर 94% ओन करते हैं, और उसमें से 60% ये अपना ऑफलोड करना चाहते हैं। तो इसकी बात करें तो हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ स्ट्रक्चर फॉर पॉसिबल बिड फॉर स्टेट ओन्ड लेंडर, यानी कि आईडीबीआई बैंक के लिए एक अपनी बिड के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज बीइंग सोल्ड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, यानी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जो बेची जा रही है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट लुकिंग टू स्टेप अप द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अपनी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्टेप अप करने जा रही है आफ्टर लॉन्चिंग द आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन। हमने यहाँ पे भी देखा कि श्रीराम ग्रुप भी इसी एक पूरी प्रोसेस में बिडिंग लगाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद लाइनिंग अप स्ट्रेटेजिक एसेट डिस्पोजल्स ऑफ ऑफर फॉर सेल, न्यू लिस्टिंग्स, यानी कि और भी बहुत सारी कंपनीज, एंटिटीज जो भी हैं उनकी भी ये लिस्टिंग या प्राइवेटाइजेशन जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जिसके अंदर पहले इसके बाद लाइन में है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कॉर। इसके आपने अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ट्रेन वगैरह में अगर आपने भी ट्रैवल किया है तो वहाँ पर उनके जो कई जो वो होती है आपकी स्टोरेज वाली ट्रेन होती हैं, उनके अंदर कुछ बंकर्स होते हैं, कॉन्कॉर उन पे लिखा होता है। तो ये वो एक है कंटेनर कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये आपको पता ही होना चाहिए। अब ये डिपार्टमेंट आता है, मतलब ये पूरा आपके डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को किसको डिसइन्वेस्ट करना है, किसमें वगैरह वगैरह सब पूरे उसमें इन्वॉल्व यही रहता है। तो अब ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो इसके मिनिस्टर बन जाती है निर्मला सीतारामन। और इनके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी मतलब ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कौन इनके लीडर है, या कह लो कि मतलब एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उनको इस डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली। तो वो है तुहीन कंता पांडे। और इनकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअली मैंने अभी विजिट किया इस आर्टिकल के बाद। मतलब ये तो आपकी वो है दिपाम की वेबसाइट है, दिपाम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये तो इनके वो है सेक्रेटरी वगैरह, ऑनरेबल मिनिस्टर वगैरह वगैरह। बट इनकी यहाँ पे आपको एक दिखा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे जाएंगे
तो इसके अंदर ये पहला ही पेज खुलता है इनका अपॉर्चुनिटीज़ का, या फिर नहीं, पहला होम खुलता है, हाँ पहला होम खुलता है, बट आप अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आपको लिटरली ऐसे, जैसे अमेजोन में लिस्ट होती है ना, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, ऐसे ही यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी है सब लिस्ट हो रखे हैं। तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर ये जैसे भाई बैट कोल मॉडर्न डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट ये डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, एक मतलब बुके है एक तरीके से, अलग अलग उसके अंदर एंटिटी, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर लॉजिस्टिक्स, मटेरियल्स, रियल एस्टेट, एनर्जी वगैरह वगैरह सबके अंदर दिया हुआ है इतनी सारी वो जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने ओपन कर रखे हैं। तो मतलब होता क्या है कि हमें तो इनके बारे में से बहुत कम में पता चल पाता है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर में जो आता है वो पढ़ते हैं। तो पर मतलब आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि बहुत सारी डील्स और ये सब और भी हो रहा होता है, जहाँ से गवर्नमेंट को इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। अब आगे चलते हैं, दो तीन, अब मैं पूरे आर्टिकल की बात करूं तो बहुत ही कम आज काम की और न्यूज़ आई हैं, बट हम कवर करेंगे जो भी है। एसआईए सिंगापुर एयरलाइंस इन टॉक्स विद टाटास टू मर्ज देयर जेवी विस्तारा विद एयर इंडिया। पहले बात स्टार्ट करेंगे टाटास के साथ। तो टाटा ने, आपको पता ही है, लास्ट ईयर उन्होंने अपनी 2.4 बिलियन की एक बिड लगाई थी एयर इंडिया के ऊपर, जो वो जीत गए थे, और जनवरी में अपना टेक ओवर हुआ है। और उसके बाद द कॉन्ग्लोमेरेट नाउ हैज़ 4 एयरलाइंस, अब उनके पास 4 एयरलाइंस हैं। पहले वो देख लेते हैं। एयर इंडिया तो है ही, एयर इंडिया की एक लो फेयर सब्सिडरी है, आप सभी को पता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो वो है इनके पास। दूसरी है इनके पास विस्तारा, ये विस्तारा इनकी इट्स जेवी विद एसआईए, मतलब टाटा सन्स और एसआईए सिंगापुर एयरलाइंस दोनों का मिलकर एक जॉइंट वेंचर है विस्तारा नाम से। और दूसरा है एयर एशिया इंडिया, जो इनकी खुद की पहले से थी इनके पास। तो ये सब एयरलाइन इनके अंदर हैं। अब सब समझ में आ ही रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्टर ये लेके बैठे हैं। इसके अलावा बड़े नामों में एक इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज, ये सभी आते हैं जनरली। तो ये सब इनके पास है। अब ये जो है क्या चाहता है सो सॉरी, फिर इसमें क्या है, सिंगापुर एयरलाइन के साथ इनका जो जॉइंट वेंचर है विस्तारा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये जो है सिंगापुर एयरलाइंस ये चाहती हैं कि इनको हम मर्ज कर दें एयर इंडिया के साथ। तो इस तरीके से है। और मैं अगर आपको वैसे भी बताऊं, आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, तो टाटास का यही प्लान है कि पूरा आपका एयर सेक्टर जो है उसको मर्ज करके एक ही एंटिटी चलाए, और मोनोपोली वहाँ पे क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा इनका वो है। और इनका अगर आप काफ़ी पुराना एक इंटरव्यू है 2009 का, वो आपको, वो मुझे नहीं पता, वो मुझे मिला नहीं एक्चुअली, मैं देना चाहता था वो, उसको आप पढ़ेंगे तो उनका विजन तब से यही है कि वो जैसे रेलवे इसका सेक्टर मोनोपोलाइज्ड है, यानी कि जो आपका मैं भूल रहा हूँ नाम उसका हाँ सो सॉरी, मैं शायद माइक यहाँ पर आपको ऑफ हो गया होगा। मैं बोल रहा था कि हाँ, जैसे अभी मैंने गूगल ही किया, तो जो आईआरसीटीसी है जैसे उसका आपका मोनोपोलाइज है रेलवे सेक्टर के अंदर, तो उसी तरीके से आपका टाटास भी यही चाहते हैं कि 2009 का उनका एक इंटरव्यू है कि वो आईआरसीटीसी जैसे रेलवेज के लिए है, वैसे एयर इंडिया को बनाना चाहते हैं एयर सेक्टर के लिए, एयर एशिया को बनाना चाहते हैं जो उनके पास पहले से। एयरटेल ऑल सेट फॉर ब्रांड रिफ्रेश दिस फेस्टिव क्वार्टर, ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। एयरटेल अपना पूरा ब्रांड रिफ्रेश कर रहा है 5G वाले कैंपेन के थ्रू। 5G फोकस कैंपेन करेंगे इनका। काफ़ी आप पुराना जो एक साशा छेत्री के साथ एक 4G वाला, आपको पता ही है कि एड कैंपेन बहुत फेमस था, वो ट्यून भी बहुत ही मतलब ऐसी थी कि बहुत काफ़ी फेमस हुई थी। आफ्टर अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ इट्स 5G सर्विस इन 8 cities एट द रिसेंटली हेल्ड इंडियाज मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, भारती एयरटेल, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलिको, इज सेट टू अंडरटेक अ ब्रांड रिफ्रेश एक्सरसाइज दिस फेस्टिव क्वार्टर। यानी इस क्वार्टर के अंदर, मतलब आपका जो सितंबर को क्वार्टर एंड हुआ है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर अपना ब्रांड रिफ्रेश करने वाले हैं। 1 अक्टूबर को इन्होंने 8 cities के अंदर अपना 5G लॉन्च कर भी दिया है, जैसे कि आगे आप देख सकते हैं। द टेलीकोज ऐप रिफ्लेक्टेड एंड अपडेटेड लोगो, लोगो अपडेट कर दिया इन्होंने, और द 5G नेटवर्क इनकी अब नई टैगलाइन है। आगे चलते हैं। ऑटो सेल्स हिट अनदर पीक इन सितंबर ऑन फेस्टिव डिमांड। अब यहाँ पर क्या है, ऑटो सेल्स मतलब ऑटोमोबाइल सेल्स के नंबर आ गए हैं। इसके अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने टाटा मोटर्स के उनको नंबर को नहीं लिया, क्योंकि अभी उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो अब इसके अक्रॉस कैटेगरीज ये बताया गया है कि सब ने अपना अपना पीक छुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज सबके अंदर आया है। और कैसे कंपेयर किया है, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर किया है। तो इस तरीके से आपका अब चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, पैसेंजर व्हीकल, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, सब में अलग अलग कितना कितना नंबर बढ़ा है वो सब बताया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर अथॉरिटी है जो ये नंबर पब्लिश करती है, वो है सोसाइटी ऑफ इंडियाज इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब है कि इनने सिर्फ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सोसाइटी है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। बट बाकी बहुत बेसिक न्यूज़ है इसके बाद। तो अब कवर करते हैं, एक दो न्यूज़ शायद और बची होंगी, नीचे चलते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर है पीई इन्वेस्टमेंट्स डाउन 77.5% टू 3.8 बिलियन इन Q3। तो पीई इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आपने अभी मतलब कुछ दिनों पहले या कुछ टाइम पहले रिसेंटली सुना ही होगा कि स्टार्टअप बबल बन रहा है, बहुत ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैल्यूएशन गेम चल रहा है, ये सब स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया के अंदर बहुत बार इसका मेंशन हुआ है। बट अब क्या हुआ है कि काफ़ी टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब ये चीज़ें सुनने में आना बंद हो गई है। और अब क्या हो रहा है कि रियली में भी ये हुआ है कि पीई इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम हो चुके हैं। हालांकि प्राइवेट इक्विटी इकलौता तरीका नहीं होता है स्टार्टअप स्टार्टअप को फंडिंग मिलने का या वैल्यूएशन बढ़ने का। बट हाँ, ये भी एक काफ़ी मेजर तरीका होता है। वेंचर कैपिटल भी होते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट भी होती है, बट ये भी एक तरीका होता है। तो इनकी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डील्स जो है वो 14.6% ईयर ऑन ईयर कम हो गई हैं। और अगर ग्रॉस वैल्यू की बात करें वो भी कम हो। इन्होंने अगेन दो कंपेयर किए हैं, एक तो आपका लास्ट ईयर के Q3 से कंपेयर किया है, तो वो आपका डाउन जितना जितना हुआ है वो सब बता रखा है। 77.5% डाउन है, 3.8 बिलियन पर पहुंच गए। आगे देखेंगे यहाँ पर अगेन वही बात लिखी है कि सितंबर पिछले क्वार्टर से देखें तो 77.5% डाउन है, 3.84 बिलियन पर पहुंच गए। अब फंड इनफ्लो की बात करें तो वो भी 43.5% डाउन है। ये इन्होंने जून क्वार्टर से कंपेयर किया है, यानी कि अभी सितंबर क्वार्टर एंड हुआ, एक तो पिछले ही क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं जून क्वार्टर से, एक पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों कंपैरिजन उन्होंने किए हैं। अब अगर हम जून क्वार्टर से नंबर ऑफ डील्स का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर थोड़ा इंक्रीज आया है, बट उसका मतलब कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ओवरऑल फंडिंग तो कम ही हुई है। और अगर हम पिछले उससे मतलब पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डील्स में भी डिक्रीज आया है 14.6% का। तो ये नंबर ऑफ डील्स वाली फिगर है, और ये आपके ऊपर वाले जो है वो ग्रॉस अमाउंट वाले फिगर्स हैं। तो आप चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लियर करके कर देता हूँ, पॉज करके भी यहीं पे पढ़ सकते हैं। तो दैट इज इट। एक दो न्यूज शायद और बचेंगे। ये है आपकी बायबैक ऑफर लाइकली टू सपोर्ट इन्फी स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, इन्फोसिस जो है इनका आ गया है, आपकी रिपोर्टिंग इन्होंने कर दी है कल। तो वो आपका सबसे ज़्यादा टॉप टियर मतलब चारों, यानी कि इन्फोसिस, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो, चारों में सबसे ज़्यादा आपका इनका वो रहा है कि प्रॉफिट में ग्रोथ वगैरह। इन चारों को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये चारों ही टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया के लीडर्स हैं, इनको बिग फोर टेक्नोलॉजी का बोला जाता है। So the Infosys posted better revenue and profit growth sequentially in reported dollar and rupee terms। तो डॉलर एंड रुपी दोनों टर्म्स के अंदर ही अपना रेवेन्यू निकालते हैं, क्योंकि इन सभी ये आईटी कंपनीज हैं। आईटी कंपनीज के काफ़ी क्लाइंट्स बाहर भी होते हैं, जैसे यूएस वगैरह वाली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हो गई है, वो सब इनके क्लाइंट्स होते हैं। और इन्फोसिस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इनके क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स इन्फोसिस ने बनाई है, बहुत सारे आईटी का प्लेटफॉर्म जो भी बन रहा है नया इनकम टैक्स का, वो भी इन्फोसिस ही बना रहा है। तो आगे बात करें, दो इट मार्जिनली मिस्ड द एवरेज एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन तो ये मीट नहीं कर पाए हैं, बट इंक्रीज इनका सबसे ज़्यादा रहा है चारों में से। तो ये था कि एक्सपेक्टेड और भी ज़्यादा होगा इसके अलावा। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो ये जो सारी फिगर्स होते हैं ये सब इन्फ्लेशन को अकाउंट करके होते हैं, मतलब कि पोस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि इनके अंदर ऐसा नहीं है कि रियल टर्म्स में ग्रोथ बता रहे हैं, ये इन्फ्लेशन को भी ऐड करके बताते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेशन हटाकर देखना है रियल ग्रोथ कितनी हुई है, तो एक कांस्टेंट करेंसी का रेवेन्यू आता है, सीसी बोलते हैं, सीसी रेवेन्यू। तो वो आप चेक कर सकते हैं, शायद आर्टिकल के अंदर भी कहीं ना कहीं मेंशन हो गई। आरबीआई कुड गो फॉर 50 बीपीएस हाइक इन दिसंबर। बहुत बेसिक न्यूज़ हमने कल ही देखा था कि आरबीआई अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो होने वाली है दिसंबर के अंदर, चौथी मीटिंग होगी, उसके अंदर 50 बीपीएस के हाइक के अराउंड जा सकता है, ये न्यूज़ है। 50 बीपीएस का मतलब होता है 0.5%, क्योंकि एक बीपीएस का मतलब होता है 0.01%, या फिर आप कह सकते हैं कि 100 बीपीएस मिलकर, मैं एक्चुअली हाँ 0.5% तो ये है 50 बीपीएस, और 1 बीपीएस होता है आपका, मतलब 100 बीपीएस मिलकर 1% बनाते हैं। ये आसान तरीका है याद करने का। तो 1% बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसे कहीं दिख रहा हो कि जैसे 700 बीपीएस का चेंज आ रहा है, मतलब 7% का चेंज आ रहा है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे अगर आप 0.5% लिखते हैं यहाँ पर कि 0.5% का इंक्रीज आएगा, आरबीआई कुड गो फॉर 0.5% हाइक इन दिसंबर, तो वो इतना समझ में नहीं आता और इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। तो बस एक तरीके से एग्जैजरेशन का तरीका है बीपीएस में बोलना। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनमें चेंजेस बहुत कम आते हैं, तो अगर जैसे मान लेते हैं कि 1 बीपीएस का चेंज है या 5 बीपीएस का चेंज है, तो बीपीएस में दिखाना आसान है 5 बीपीएस लिखना, बट अगर आप परसेंटेज में उसको लिखेंगे तो 0.01 बीपीएस या ऐसे चेंज हो जाएगा, 0.01% में चेंज हो जाएगा। तो वो दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। आगे स्टार्ट करते हैं।
ये लास्ट न्यूज़ होगी, यूएस बेस्ड फंड्स बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक्स अमिड रेट हाइक्स बैक होम। तो अगेन वही है कि रेट हाइक की वजह से जो यूएस बेस्ड फंड्स हैं वो मतलब इसके बावजूद, अमिड मतलब इनके इसके बावजूद भी कि रेट हाइक्स होने वाली हैं, इसके बावजूद भी वो इंडियन स्टॉक्स के ऊपर बुलिश है। तो ये बता रखा है। अब यहाँ पर कुछ कुछ एक दो सेक्टर्स का बता रखा है कि इंडियन इक्विटीज़ के अंदर, आईटी के अंदर या इन सब के अंदर, बट ये आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन वाली न्यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा निकलती हैं जिस दिन, जैसे ऐसी कोई एक्चुअल न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं होता है। तो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई भी रिसोर्स जो मैं दूंगा यहाँ पर वो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।